Hi, hello, namaste, sat sri akal, કેમ છો? Once again, welcome back to Ranked channel in the form of DM Bird English Medium Group Tuition. So, गुजरात बोर्ड ने यहाँ पे एक और यूनिट टेस्ट का पेपर भेज दिया है यानी यूनिट टेस्ट 5 जिसका हम इस वीडियो में सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। सो साइंस का यूनिट टेस्ट 5 का सॉल्यूशन यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं, तो कृपया अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और पेन और पेपर लेके रेडी हो जाइए ताकि अच्छे से सॉल्यूशन को समझ लो तो फिर अच्छे से प्रिपेयर भी कर पाओ। ओके, कैन वी स्टार्ट? लेट्स गो। So the question number one is obviously from the section A. Section A is basically objective. किसी भी पेपर का स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव से करेंगे यानी वन मार्कर क्वेश्चन। तो आपको इस तरह से गाइडलाइन दी गई है कि आंसर द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ईच क्वेश्चन कैरी वन मार्क यानी वन मार्कर क्वेश्चन है जहां पे पहला बोला गया फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड। सो क्वेश्चन ये है इफ द वेट ऑफ द बॉडी इज 6 न्यूटन ऑन द मून विल बी अबाउट ब्लैंक ऑन द अर्थ। यानी अगर कुछ किसी भी चीज का मून पे 6 न्यूटन वजन है तो वो अर्थ पे कितना होगा। अब देखो एक कंसेप्ट है कि अर्थ पे जितना भी वेट होगा अर्थ पे मून पे वो वेट का 6th पार्ट होगा। ठीक है, यानी मून पे वेट जो है वो अर्थ से 6th पार्ट है, तो अर्थ पे जो वेट है वो मून से 6 टाइम्स ज्यादा है। यानी अगर मून पे वो 6 न्यूटन है तो अर्थ पे 6 टाइम यानी 36 न्यूटन आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ द acceleration ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। दैट इज सेम ऑन द इक्वेटर, इज लिस्ट ऑन द पोल, इज लिस्ट ऑन द इक्वेटर, इंक्रीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। सो यहाँ पे एक कंसेप्ट है जो रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। सो हमें पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो रहता है वो रेडियस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन में। बिकॉज फॉर्मूला हमारे यही पेपर में पीछे ये फॉर्मूला डिराइव करने का भी आएगा, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। उस हिसाब से देखा जाए तो रेडियस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन में, विच मींस अगर रेडियस ज्यादा है, जहां पे रेडियस ज्यादा है वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम है, तो ऑब्वियसली यू कैन सी कि यहाँ पे यानी इक्वेटर के पॉइंट पे देखा जाए तो सेंटर से रेडियस ज्यादा है जबकि पोल पे रेडियस कम है। यानी सेंटर पे अगर इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है विच मींस इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लीस्ट है। सो सेम ऑन इक्वेटर ये वाला आंसर गलत है। लिस्ट ऑन पोल ये भी गलत है। लिस्ट ऑन इक्वेटर हाँ ये सही है। इंक्रीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर नहीं, गलत है। पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो वो कम होता है, बढ़ता नहीं है। सो फाइनल आंसर विल बी सी, इज लिस्ट ऑन इक्वेटर। तो आगे हमें तीसरा क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, चूज द राइट आंसर विच वन इज द ऑयल यील्डिंग प्लांट अमंग द फॉलोइंग। ये 15 नंबर के चैप्टर में से है जहां पे हमें पूछा गया है कि ये जो चार ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑयल यील्डिंग है यानी किसमें से तेल निकलेगा। अब लेंटिल, लेंटिल यानी मूंग की दाल जिसका हम खिचड़ी खाते हैं, तो वो जो दाल है वो एक टाइप की पल्सेस है, पल्सेस में से कभी भी ऑयल नहीं निकलता है। सनफ्लावर, हाँ सनफ्लावर, हमने सनफ्लावर इज अ वन काइंड ऑफ ऑयल यील्डिंग प्लांट क्योंकि उसमें से ऑयल निकलता है, वो सनफ्लावर ऑयल बोलते हैं। कॉलीफ्लावर नहीं जी, कॉलीफ्लावर की तो वेजिटेबल सब्जी बनती है। हिबिस्कस यानी हिबिस्कस मतलब जासूद, जासूद तेल में डालते हैं ताकि तेल की क्वालिटी बढ़िया रहे। वो तेल कभी भी निकालता नहीं है ना, इट डज नॉट यील्ड ये ऑयल। सो द आंसर इज सनफ्लावर। जैसे कि हमें पता है कि आपने कई कई ब्रांड के सनफ्लावर ऑयल देखे, सूर्यमुखी का तेल। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि ऑयल लीडिंग प्लांट आंसर है सनफ्लावर। आगे का क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, यानी आपको सही वाला ऑप्शन चूज करना है। हाइब्रिडाइजेशन मींस क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकल डिसिमिलर प्लांट नहीं जी। क्रॉस बिटवीन टू वेराइटीज इज कॉल्ड इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन नहीं। इंट्रोड्यूसिंग जीन्स ऑफ द डिजायर्ड कैरेक्टर इनटू अ प्लांट गिव्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, हाँ जी। ये जो चीज है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इसका भी पीछे एक क्वेश्चन है जीएमसी का जिसमें ये होता है कि हम जीन्स में चेंजेस करते हैं। और चौथा है क्रॉस बिटवीन द प्लांट ऑफ टू स्पीसीज इज कॉल्ड इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। सो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 एंड 4, दो ऑप्शन है यानी 1 एंड 2 नहीं, दोनों गलत है। 2 एंड 4 नहीं, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है। तो ऑब्वियसली तीसरा और चौथा दोनों ऑप्शन सही है, तो आंसर रहेगा 3 एंड 4। नेक्स्ट। तो अब हम बढ़ते हैं सेक्शन बी के तरफ आगे। सेक्शन बी में क्या होता है, तो आंसर द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क यानी 2 मार्कर क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं।
पहला क्वेश्चन यह है, गिव द साइंटिफिक रीजन व्हाई द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द इक्वेटर इज लेस देन एट द पोल्स। जैसे कि मैंने बोला कि हमें आगे एमसीक्यू में यही चीज बोली गई है, तो उसको समझना है। ओके, सो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द अर्थ पोल is slightly more than its weight at equator because the pole radius of the earth is slightly less than the equator radius। यानी समझ लो कि 21 से 24 किलोमीटर तक रेडियस कम रह जाती है पोल पे जाते हैं, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो अर्थ बीच में से ऐसे चिड़ुकी हुई है, और जो इक्वेटर पे वहां से थोड़ी सी फूली हुई है जैसे पूरी होती है। तो उसी वजह से क्या होता है कि इक्वेटर के साइज जो होती है वो रेडियस ज्यादा होती है। अब हमें ये पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला G इज इक्वल टू GM अपन आर स्क्वायर के हिसाब से होता है, जिसमें यहाँ पे आप लोग एक काफी सही से देख सकते हो कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G है वो रेडियस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन में है। यानी अगर रेडियस बढ़ेगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होगा, और रेडियस कम होगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ेगा। So, though the mass of an object remains constant, the weight varies according to its location। अब देखो, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे वेट के बारे में। अब वेट जो है, तो वेट होता है W इज इक्वल टू एम जी, फॉर्मूला। तो mg में मास तो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, तो वेट किसके हिसाब से चेंज होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के हिसाब से। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किस हिसाब से चेंज होता है, लोकेशन के हिसाब से। So the smaller the mass and the radius of the moon compared with those of the earth combined to makes the same object on the moon surface weight 1/6 of volume। तो यही चीज होती है जो मैंने आगे बोला था कि इसी वजह से क्या होता है कि मून के ऊपर हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 6th पार्ट है, इसी वजह से वेट भी हमारा 1/6 हो जाता है। और आपको यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना है कि एज वी नो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस स्क्वायर। That's why on equator the radius is slightly more than poles. That's why the weight of an object at the equator is less than at the poles. Okay, moving for the next. So यहाँ पे 2 मार्क के लिए आगे का क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द वेट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा सबसे फेवरेट वाला क्वेश्चन है, बहुत सा बहुत बहुत आईएमपी क्वेश्चन है भाई साहब। So mass जो concept है that's a m and w is a mg। So mass is a quantity of matter contained in the body, यानी किसी भी बॉडी के अंदर कितना क्वांटिटी है ना वो मास से पता चलता है। लेकिन वेट क्या है, वेट इज बेसिकली फोर्स, किसका, ग्रेविटी का। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन बॉडी। मास ऑफ द बॉडी विल रिमेन कांस्टेंट। हाँ, मास कभी भी कम या ज्यादा नहीं होता है, मास हमेशा किसी भी सिस्टम के अंदर मास कांस्टेंट रहता है। लेकिन वेट ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जैसे कि हमें पता है कि पोल पे वेट कम होता है और इक्वेटर पे वेट थोड़ा सा ज्यादा होता है। मास इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि मास को डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, वो नॉर्थ में जाओ, साउथ में जाओ, वेस्ट में जाओ, ईस्ट में जाओ, वो जितने किलो हो गए वो इतने ही किलो रहते हैं। जैसा कि समझ लो एक आपने आलू लिया, अब वो जो आलू है वो आलू समझ लो कि 50 ग्राम का है, ठीक है। अब देखो उसको नॉर्थ में ले जाओ तो 50 ग्राम, साउथ पे ले जाओ 50 ग्राम, वेस्ट में ले जाओ 50 ग्राम, ईस्ट में ले जाओ 50 ग्राम, किसी भी डायरेक्शन में 50 ग्राम ही रहेगा। सो वो कांस्टेंट है, उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अब अगर किसी भी क्वांटिटी को डायरेक्शन की जरूरत नहीं है तो वो स्केलर है। लेकिन वेट को डायरेक्शन देना पड़ता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउन डायरेक्शन में होता है तो वो वेक्टर है, वेक्टर यानी डायरेक्शन प्लस वैल्यू। मास का यूनिट है किलोग्राम केजी, जबकि वेट का यूनिट है न्यूटन NEWTON। वहां पे आपको क्या करना है, ये जो n है ये n आपको स्मॉल लिखना है। आइदर यू कैन राइट ओनली द वर्ड वन वर्ड n। ओके, इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग बीम बैलेंस। मास को मेजर करने के लिए बीम बैलेंस इस्तेमाल करता है, जब वेट को मेजर करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। इट्स अ मेजर ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया कितना रहता है वो हमें नाइन्थ चैप्टर में समझे थे कि इनर्शिया मींस बेसिकली द वर्च्यू ऑफ चेंजिंग इट्स स्टेट ऑफ मोशन, यानी कोई भी मोशन में चेंज करने के लिए जो देना पड़ता है वो इनर्शिया चेंज है। तो वेट क्या है, इट्स सम ग्रेविटी। नाउ द नेक्स्ट वन इज why is excess use of fertilizer determined for environment। यानी ज्यादा यूज फर्टिलाइजर का क्यों है,
देखो, the dose time, the pre and post application precaution etc should be carefully maintained while using fertilizer. फर्टिलाइजर हमें पता है कि फर्टिलाइजर जो भी क्रॉप है उसके लिए अच्छा होता है ऑब्वियसली। तो जो फर्टिलाइजर है वो फर्टिलाइजर का प्रॉपर इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा इस्तेमाल भी बुरा है, कम इस्तेमाल भी बुरा है। तो प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर डोज, डोज मीन्स आप कितना फर्टिलाइजर दे रहे हो, ये सब चीजें। So, for example, sometimes fertilizer get washed away due to excessive irrigation and are not fully absorbed by plants. अभी देखो, कई बार क्या होता है, आपने प्रॉपरली उसको फर्टिलाइज नहीं किया है, आपने प्रॉपरली फर्टिलाइजर नहीं डाले, अब क्या हुआ कि आपने इरिगेशन किया, इरिगेशन किया यानी पानी की वजह से वो फर्टिलाइजर तो वॉश अवे हो गया। उसमें दो नुकसान हो गए हमारे, एक तो प्लांट को प्रॉपरली फर्टिलाइजर नहीं मिला और दूसरा पानी का भी पॉल्यूशन बढ़ गया। सो एक्सेस फर्टिलाइजर लीड्स टू वाटर पॉल्यूशन, ऑब्वियसली यहाँ पे पीओ होगा, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक रह गई, वाटर पॉल्यूशन। ओके, उसके बाद continuous use of fertilizer in an area can destroy soil fertility because the organic matter in the soil is not replenished and microorganisms in the soil are harmed by the fertilizer. यानी फर्टिलाइजर का ज्यादा इस्तेमाल से क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होती है जमीन के अंदर वो सब डैमेज हो जाती है और सॉइल जो भी है वो उसका भी नुकसान हो जाता है, इसलिए फर्टिलाइजर का एक्सेस यूज डिटरमाइंड नहीं है। ओके, अभी आगे चलते हैं। What is genetically modified crop? GMCs. Name any one such crop which is grown in India. Genetically modified crop, genetically यानी जिसके जीन्स में हमने मॉडिफाई किया है। ओके, देखो, सो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिसको जीएम क्रॉप्स या जीएमसी भी कहते हैं, आर क्रॉप्स प्रोड्यूस फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म दैट हैव हैड स्पेसिफिक चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इनटू देयर डीएनए यूजिंग द मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी जिसके जीन्स अच्छे होते हैं उसमें से हम अच्छे वाले जीन्स को निकाल के अपने क्रॉप में डालते हैं, जिससे क्रॉप काफी बढ़िया रहता है। जैसे कि बीडी अभी आगे आएगा कि क्रॉप्स विच आर बीन डेवलप्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू जीन फ्रॉम एनी अदर सोर्स। जैसे कि बैक्टीरिया की बात करते हैं, अ गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, हम गुड बैक्टीरिया की बात करेंगे। तो बैक्टीरिया और मेनी अदर ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन द डिजायर्ड कैरेक्टर इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो हम क्या करते हैं कि नया जीन है उसको डेवलप करते हैं कोई अदर ऑर्गेनिज्म में से, तो उसको जीएमसी क्रॉप, वो जीएमसी कहते हैं। जैसे कि बीटी कॉटन, बीटी कॉटन इज एन एग्जांपल ऑफ जीएम क्रॉप्स, ये रहा, which is made insect resistant by introducing a new gene from the bacteria। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में से हम नया सा जीन निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक मस्त दिया गया है कि ये जो है उसका डीएनए निकाला और फिर उसका डीएनए का पर्टिकुलर पोर्शन ट्रांसफॉर्म किया हमने कॉटन के अंदर। तो बीटी कॉटन और कॉटन ये एक एग्जाम्पल भी है जिसमें हम नया जीन को डेवलप करते हैं। ओके, ताकि हमें क्या है कि अपनी स्पेसिफिक डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक मिल जाए। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में हम लोग बात करने वाले 3 मार्कर क्वेश्चन के बारे में, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमें ये दिया गया है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सप्लेन फॉर्मूला एंड एक्सप्लेन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। सबसे पहले ये बात समझ लो कि एन एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ एनी मैसिव, यानी मास वाली बॉडी जो होती है, मैसिव बॉडी, इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी। यानी अगर कोई भी m, लेट्स से स्मॉल m, तो कोई भी एक मास वाली बॉडी के ऊपर ग्रेविटी फोर्स लगता है और ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इट्स एक्सेलरेशन इज नोन एज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g, where the force of attraction between any two unit masses separated by unit distance is called universal gravitational constant, which is denoted by capital G. So there is a vast difference between small g and capital G. Is this okay? So the relation between capital G and small g is not proportional. That means they are independent entities. यानी यहाँ पे क्या है कि कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच का जो रिलेशन है उसमें कोई एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बन जाएगी। देखते हैं। वही क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं और जिसमें हमें बोला गया है कि कैपिटल जी और स्मॉल जी का अब रिलेशन लाएंगे। लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m
प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ मास कैपिटल एम, यानी यहाँ पे जो m दिया गया है वो स्मॉल m है, यानी छोटे सा m है, और ये जो है कैपिटल एम वो अर्थ का है, रेडियस है कैपिटल आर, अर्थ की रेडियस। देन फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट, that attraction force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ओके सो उस हिसाब से हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर लाया था। अब देखो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी कैन से F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू मा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, चेंज इन रेट, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, that is the Newton second law of motion. So according to Newton's second law of motion, F equal to ma. But here, due to gravitation force, acceleration is converted. A is equal to g. That's why F equal to mg. Now let's substituting the equation 1 into 2 means we are comparing equation number 1 with equation number 2. Equation number LHS of equation number 1 is F. RHS of equation number LHS of equation 2 is also F. So both the equations, both the LHS of equations are the same. That's why we are comparing RHS. So RHS is mg is equal to g mm upon r square. Here we can say mm will be cancelled out. Mm will be cancelled out. So we have the formula g is equal to gm upon r square. Gm upon r square. So this is the relation between. This is the relationship between capital G and small g, where value of g is 6.67 into 10 power minus 11 Newton meter square per kg square. That's the value. यानी यहाँ पे तीनों का आंसर हो गया और तीनों 1 मार्कर है। ओके सो ये जो है हमारा यहाँ पे डायग्राम आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, जहाँ पे स्मॉल m और कैपिटल M को आप इस तरह से ड्रॉ करके उसका डिस्टेंस है। सो उसके लिए ये पूरा फॉर्मूला डिराइव होगा। ओके न्यूटन बाबा, और फॉर्मूला याद रखना है स्मॉल g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन में। व्हाट आर विड्स, गिव द एग्जांपल्स ऑफ विड्स एंड नीड टू कंट्रोल देम एंड मेथड्स टू कंट्रोल देम। ओके मींस विड्स क्या है, विड्स अनवांटेड, गांजा वाला विड नहीं है ये गांजा वाला वीड नहीं है। ये क्या है, अनवांटेड प्लांट, जो प्लांट के साथ निकल आता है उसको वीड बोलेंगे। सो द अनडिजायरेबल प्लांट दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स, यानी वीड्स क्या होते हैं, हमें नहीं चाहिए लेकिन आ जाते हैं वही वाले। दिस वीड्स फीड ऑन द न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड टू द क्रॉप्स एंड thus reduce the supply of the nutrients to the crops thereby hindering their growth। मींस यहाँ पे क्या होता है, वीड जो होता है, जो हम नॉर्मल क्रॉप को जो भी फूड देते हैं ना, वो फूड को न्यूट्रिएंट को वो खा जाता है वीड। इससे क्या होता है, जो मेन न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, उसी वजह से क्या होता है, उनकी ग्रोथ पे अफेक्ट होता है। So the growth of these weeds needs to be limited in order to enhance the growth of the plants. So अगर मुझे properly crop का growth चाहिए तो obvious सी बात है कि weeds का growth कम करना पड़ेगा। So weed को remove करना है, उसको बोलेंगे weeding। The process of removal of weed is called weeding. To obtain this, weedicides are employed. Weedicides यानी एक तरह से जो भी दवा है वो दवा हमें स्प्रे करनी है, जो केमिकल्स है वो केमिकल स्प्रे करना है, जिससे क्या है कि क्रॉप को नुकसान नहीं होता है पर हमारे weeds जो है रिमूव रहे हो, which are essentially chemicals specifically made to destroy weeds that are regularly sprayed बिफोर सीडिंग एंड फ्लावरिंग। यानी सीड हम सीड करते हैं, उसके बाद फ्लावरिंग आता है, फ्लावरिंग और सीड के बीच में हम वीडिसाइड स्प्रे करेंगे। वीड्स इस तरह से होती है जो बाहर कहीं पे निकल आती है। तो आगे देखो वीड को हम रिमूव कैसे करेंगे। सो इस तरह भी यहाँ पे जो अंकल है ये यहाँ पे वीडिसाइड स्प्रे कर रहे हैं। So weeding method, some important weeding method are listed below. So weeds can be controlled by using weedicides. It is a chemical. It is sprayed in the fields to kill all available weeds. Weedicides are not harmful to crops. Obviously, ये जो दवा हम स्प्रे कर रहे हैं वो क्रॉप को नुकसान नहीं करेगा। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ द क्रॉप्स, यानी हमें पे क्या करना है कि सोइंग करने से पहले ये प्रॉपर जो पूरी क्रॉप लैंड है वो क्रॉप लैंड को हमें टिल कर देना है, यानी ऊपर नीचे कर देना है।
So tilling uproot the weeds. Best time for the removal of the weed is before they produce flowers and seed. यानी वो flowering करे या तो seeding करे, उससे पहले उसको खत्म कर दो, उसको मार डालो. So the manual method of removing weed is with the help of kurpi. It involves regular uprooting or cutting of the weeds close to the ground. यानी वीड को हमें पहले से ही काट देना है. जैसे कि ये खुरपी है, तो ये खुरपी जो है, ये खुरपी से हमें वीड को काट डालना है. नेक्स्ट वन इज मैनुअल मेथड वॉकिंग द फील्ड पुलिंग आउट द वीड्स. यानी हमें फील्ड में चलना है और जहां पे वीड दिखे उसको खींच के निकाल देना है इस तरह से. ठीक है. Now, by the mechanical means, by using trowel through fields that will fill up the space between the crops row and kill the weeds. यानी हमें क्या करना है, ये जो ट्रॉवेल है, ट्रॉवेल से हमें पहले फील्ड जो है उसमें से वीड को इस तरह से निकाल देना है ताकि स्पेस जो है वहां पे प्रॉपर क्रॉपिंग का जो हो जाए. Now we are moving for the next question. Question is figure below shows the two crop fields. Plot A and B have been treated by the manure and chemical fertilizer respectively, keeping the other environmental factors the same. Okay, so यहाँ पे observe the graph and answer the following question. हमें तीन questions दिए गए हैं. Why does the plot B show sudden increase in the gradual decrease in yield? Why is the highest peak in a plot A graph slightly delayed? And what is the reason for the different pattern of the two graphs? यहाँ पे हम वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे. सो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ डज द प्लॉट बी शो सडन इंक्रीज देन ग्रेजुअल डिक्रीज इन यील्ड. तो यहाँ पे ये ग्राफ कुछ इस तरह से है. यहाँ पे देखो, ये जो प्लॉट ए का ग्राफ है वो मैन्योर की वजह से है और प्लॉट बी का है वो केमिकल फर्टिलाइजर के है. अब यहाँ पे है कि प्लॉट बी ने क्यों सडन इंक्रीज दिखा, क्योंकि फर्टिलाइजर है वो पहले क्या करेगा, ऑब्वियसली वो हेल्प करेगा यहाँ तक, यानी क्रॉप की यील्डिंग बढ़ती जाएगी. लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा दिया ना, तो वो फर्टिलाइजर प्लांट लैंड को, क्रॉप को, सबको नुकसान करना स्टार्ट कर देगा. उसी वजह से क्या होगा, फिर क्रॉप की यील्डिंग धीरे 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 से बढ़ती है और फिर कम हो जाती है. देखो, सो देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ द adding chemical fertilizer. This happened because the chemical fertilizer release nutrients such as NPK in high quantity. यानी उसने क्या किया, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को अच्छे से ट्रांसफर किया. नाउ the gradual decline in the graph may be due to continuous use and high quantity of chemicals which kills microbes useful for the replenish the organic matter in the soil. यानी अब ज्यादा इस्तेमाल से वो क्या करेगा, ऑब्वियस नुकसान करना स्टार्ट करेगा और इसी वजह से क्या हो रहा है, यील्डिंग कम हो रही है. इतनी बात समझ में आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. So next question ये है, why is the highest peak in a plot A graph slightly delayed. यानी देख लो, यहाँ पे highest peak जो है वो थोड़ा सा डिले भी है और थोड़ा सा कम भी है, क्योंकि ग्राफ ए जो है वो मैन्योर का है. मैन्योर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सो इट स्लोली सप्लाइज द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. यानी उसमें क्या होता है, मैन्योर न्यूट्रिएंट कम देता है पर सॉइल को न्यूट्रिएंट से एनरिच कर देता है और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर द डिफरेंट पैटर्न ऑफ द टू ग्राफ. So obviously the difference in the two graph indicates that the use of manure is beneficial in the long run because it increases the yield. In case of plot B, the chemical fertilizer may cause the various problem if it is used for a long time. Obviously हमें अभी बोला कि जैसे ही हम केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बढ़ाते हैं ना, वैसे ही वो क्या करता है, लैंड को नुकसान करना स्टार्ट कर देता है. लॉस ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी रिड्यूस द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, तो सॉइल की फर्टिलिटी लॉस्ट हो जाती है. तो यहाँ पे क्या है कि क्वांटिटी और क्वालिटी, मैन्योर की क्वांटिटी और केमिकल फर्टिलाइजर क्वांटिटी के हिसाब से क्वालिटी ऑफ द क्रॉप का प्रॉपर ग्राफ दिया गया है. इतनी बात समझ में आ गई बच्चों. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे. अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी में. सेक्शन डी का एक काफी इंपॉर्टेंट 4 मार्कर क्वेश्चन आंसर पूछा गया है और वो काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. एक्सप्लेन द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन एंड इट्स कैलकुलेटेड फॉर्म एज वेल एज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी और कैपिटल जी. हाँ, यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है. आगे जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें स्मॉल जी की वैल्यू पूछी गई थी और प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से हमने कैपिटल जी की वैल्यू लिख दी थी, तो आपको पेपर में स्मॉल जी की वैल्यू पूछा जाए तो वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको लिखना है स्मॉल जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर.
सो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन वो क्या होता है? सो एवरी ऑब्जेक्ट और एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट. That attraction force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. और यहाँ पे हमें दो मास दिए गए m1 m2 और वी कैन से कैपिटल M एंड स्मॉल m और दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है, तो उसका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे लिखेंगे देखो. So let two object A and B with the mass small m and capital M lie at a distance d from each other as shown in figure 1. यहाँ पे आगे जो फिगर था उसमें कैपिटल M और स्मॉल m की दो डायग्राम ले लो और उसके बाद उसका डिस्टेंस दिखा दो स्मॉल d. So let the force of attraction between objects be according to universal law of gravitation. The force between two objects is directly proportional to the product of their masses. So F is directly proportional to capital M into small m. यहाँ पे आपको capital M into small m लिखना है, ठीक है. और let us say equation number 1. And the force between two objects is inversely proportional to the square of the distance between them. So distance के हिसाब से F is directly proportional to 1 upon d square. d distance है तो उसका स्क्वायर का इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया. इक्वेशन नंबर 2 भी बोल दिया. चलो आगे बढ़ते हैं. So combining equation number 1 and 2 दोनों को साथ में ले लेते तो F is directly proportional to capital M into small m upon d square. दोनों को साथ में रख दिया. अब देखो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल तो हमारे फॉर्मूला में चलता नहीं है, तो हटाओ प्रोपोर्शनलिटी सिंबल. लेट्स पुट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैपिटल G. सो इक्वेशन मिल जाएगा हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का. F is equal to G capital M into small m upon d square, where G capital G is a constant of proportionality. यहाँ पे स्मॉल g की जगह कैपिटल G है. सो यहाँ पे ये जो है कैपिटल G वेर G इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और उसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं. सो अगर G को मैं सब्जेक्ट बनाता हूं तो F इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू G इंटू एम अपॉन एम. सो G का सब्जेक्ट बना दो तो G इज इक्वल टू मिल जाएगा F इंटू डी स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम. तो उस हिसाब से G की वैल्यू लाते हैं. चलो देखो. So where G is a constant, universal proportionality constant, so उसको हम फिर से वही किया तो ऐसा यूनिट ऑफ G कैन बी ऑब्टेन बाय सब्स्टिट्यूटिंग यूनिट ऑफ फोर्स. फोर्स का यूनिट न्यूटन है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है और मास का किलोग्राम इंटू किलोग्राम है, तो G का यूनिट मिल जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. और उस हिसाब से द वैल्यू ऑफ द कैपिटल G फाउंड आउट टू बी हेनरी कैवेंडिश. यहाँ पे कैपिटल G है तो हेनरी कैवेंडिश ने ये वैल्यू फाइंड की थी जो है 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. और स्मॉल जी है तो स्मॉल जी का वैल्यू आपको याद रखना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके डन. सो बच्चों यहाँ पे ये पेपर सॉल्यूशन यानी यूनिट टेस्ट का सॉल्यूशन खत्म करता हूँ. हाँ ऑब्वियसली मैं पहले से ही काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने में मानता हूँ, ऐसे फटाफट फटाफट सॉल्यूशन बनाने में मजा नहीं आता मेरे को, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया है. पर अब यही वीडियो समझ के आप प्रॉपरली प्रिपेयर करके लिख दो, फटाफट से अच्छे से लिख दो तो पता चल जाएगा. ओके तो आज के वीडियो में इतना ही रखता हूँ. डन. थैंक यू. दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स. ओके बाय बाय. थैंक यू.